नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्लिमिनल के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप सब्लिमिनल सुनते हैं या फिर आप सब्लिमिनल नहीं भी सुनते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सब्लिमिनल की बात नहीं करूँगा जो मैं आपको बना कर देता हूँ। मैं आपको सब्लिमिनल इन जनरल के बारे में बताऊँगा कि भले आप सब्लिमिनल सुनते हो या नहीं सुनते हो। अगर आप सब्लिमिनल नहीं भी सुनते हो, स्टिल सब्लिमिनल मैसेजेस कैसे डेली बेसिस पे आपके माइंड में जाते हैं और आपका रिप्रोग्रामिंग होता रहता है, और उस रिप्रोग्रामिंग की वजह से आप अपने कुछ बिलीव्स को इतना चेंज कर लेते हो, आपके डेली बेसिस के थॉट्स इतने चेंज हो जाते हैं कि जब वो रिजल्ट में चेंज होते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज़ रियलिटी कैसे बनी। ये तो मैं सोचता भी नहीं, या इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब सब्लिमिनल मैसेजेस की अगर हम बात करें तो सब्लिमिनल का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस तक किसी बात को पहुंचा देना, आपके कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके या किसी भी तरीके से उसको बाईपास करके। क्योंकि अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड बस आपके कमांड्स को फॉलो करता है। उस कमांड को वो फॉलो करता है जो आप सबकॉन्शियस तक डायरेक्टली पहुंचा देते हो, और सबकॉन्शियस माइंड तब तक किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उसको एग्री ना कर दे। यानी कोई चीज़ अगर आप सही या गलत में देखते हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, अब ये चीज़ जब आप देखते हो ना, ये आप कॉन्शियसली देखते हो, अपने होशो हवास में देखते हो, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ सही है, ये करनी है और ये नहीं करनी है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ईजिली एक्शन में ले आता है, ईजिली उसको रियलिटी में ले आता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, यानी अगर आप डिसीजन मेकिंग में उतने बेटर नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्शियसली इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप सबकॉन्शियस तक कुछ पहुंचा नहीं पाते। कन्फ्यूजन के अलावा आप सिर्फ कन्फ्यूजन देते हो अपने सबकॉन्शियस को कि ये सही है या ये सही है, आप ही डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ पे एक्ट नहीं कर पाता, और एक्ट नहीं कर पाता तो दोनों बेसिस पे या दोनों तरफ उसका माइंड घूमता रहता है, जिससे एट द एंड आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको थका देता है। और इसी जगह पे सब्लिमिनल वर्क कर जाते हैं कि जहाँ पर आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके, यानी उससे ऑर्डर नहीं लिया जाता, उसको ये नहीं बताया जाता, उससे ये पूछा नहीं जाता कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए या नहीं, यानी बिना कॉन्शियस माइंड के परमिशन के ही सबकॉन्शियस तक किसी चीज़ को पहुंचा दिया जाए, तो वो सब्लिमिनल है। अब जो सब्लिमिनल ऑडियोज में हम करते हैं, जैसे सब्लिमिनल ऑडियोज में बनाता हूँ तो उसमें एफर्मेशंस का यूज़ होता है, जिसमें म्यूजिक की लेयर को डाला जाता है, और इसलिए डाला जाता है और इसकी साउंड को हाई रखा जाता है ताकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो क्वेश्चन ना करे, वो बस म्यूजिक को सुनता रहे, और बैकग्राउंड में जो चीज़ है, जो म्यूजिक है या जो एफर्मेशन है, वो सबकॉन्शियसली आपका माइंड एक्सेप्ट करता जाए, और जब उसे वो एक्सेप्ट करेगा तो वो उसको रियलिटी में बना देगा। और अगर आपने पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है या डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कोई भी बुक पढ़ी है या पढ़ोगे कभी, तो आप जानोगे उनके हिसाब से कि सबकॉन्शियस माइंड दूर की बातों को भी सुन सकता है। इवन टेलीपैथिक जो हम एक्सपीरियंस कहते हैं कि कोई पर्सन अपने मन में हमारे बारे में क्या सोचता है, अच्छा या बुरा, वाइब्रेशनली हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को समझ पाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उस पर्सन के अराउंड रहना पसंद करते हैं या उससे दूर जाना पसंद करते हैं। और सबकॉन्शियस बहुत दूर की आवाज़ों को भी एक्सेप्ट कर पाता है, यानी अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी किसी चीज़ को सुन पा रहे तो बहुत दूर से कोई आवाज़ भी आ रही हो तो भी आप उसे सुन सकते हो। और उतनी दूर से जब कोई आवाज़ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत धीरे होती है, यानी उसकी साउंड बहुत धीरे होती है, तो डायरेक्टली वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। आपका माइंड फिर उसका रेपिटेशन करने लगता है। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब घर में बैठे हो, या आप जब स्कूल में थे या स्कूल में जब बैठते थे या ऑफिस में कभी बैठे हो, तो दूर कहीं किसी भी चीज़ को लेकर के जब म्यूज़िक बज रहा होता है, यानी कोई पार्टी का म्यूज़िक बज रहा है या फिर दूर कहीं कोई भजन कीर्तन हो रहा है, उसकी साउंड आपको धीरे धीरे हल्की हल्की आ रही है, या कोई भी साउंड इस तरीके की जहाँ पर सॉन्ग बज रहा है, एक गाना बज रहा है, बहुत दूरी पे बज रहा है, आपको वो कॉन्शियसली सुनाई नहीं दे रहा। आप क्या करते हो, आप अचानक से उस गाने को गाने लगते हो, गुनगुनाने लगते हो माइंड ही माइंड में। और जब आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हो तो आपका फोकस आपके गाने पे हो जाता है, अपने आप में फोकस हो जाता है। फिर एक तरीके का साइलेंस जब आप अपने अराउंड महसूस करते हो तो इमीडिएटली वो गाना आपको दूर कहीं से एक्चुअल में सुनाई देने लगता है आपके कानों में। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले आपने गाना गाया, इमीडिएटली किसी ने वो गाना बजा दिया। एक्चुअल में हुआ ये कि जब गाना बज रहा था तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पहले एक्सेप्ट किया,
क्योंकि आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे। अब सबकॉन्शियसली जब वो चीज़ आपके माइंड में आई तो आप गुनगुनाने लगे, गुनगुनाने की वजह से उस गाने को लेकर के आप कॉन्शियस हो गए। कॉन्शियसली फिर आप उसको गाने लगे तो आपको वो आवाज़ भी आपके कानों में कॉन्शियसली आने लगी। ये आपने और हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा। ठीक इसी तरीके से जब हम सब्लिमिनल मैसेजेस की बात करते हैं तो आप भले सुनो या ना सुनो सब्लिमिनल, या जानो या ना जानो सब्लिमिनल के बारे में, सब्लिमिनल रिप्रोग्रामिंग डायरेक्टली आपके माइंड की डेली बेसिस पे होती है। आपको पता भी नहीं होता इस बात का कि आपके माइंड में क्या चीज़ डाली जा रही होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर हम आज से 10-20 साल पीछे भी चले जाए या 20-30 साल पीछे चले जाए तो उस वक्त की लाइफ कैसी थी, वहाँ लोग कैसे थे और किस तरीके की वो लाइफ जीते थे, कैसी वो चीज़ें देखते थे, क्या उनकी डेली हैबिट हुआ करती थी। तो एक तो था कि वहाँ सोशल मीडिया होता था तो बहुत कम होता था या तो नहीं था। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, हर किसी के पास इंटरनेट नहीं होता था। इंटरनेट यूज़ करने के लिए कैफ़े में हम जाते थे, हमें फ़ोन्स पे या फिर अपने कंप्यूटर पे उतनी वीडियो गेम्स खेलने नहीं मिलती थी। हम कहीं प्ले स्टेशन जाते थे गेम्स खेलने के लिए, या उस वक्त की जो मशीन्स होती थी जिसमें कॉइन डाल करके हम गेम्स खेलते थे, तो उस तरीके के गेम्स खेलने हम जाया करते थे। ओवरऑल रूटीन हमारी इस तरीके की होती थी कि हमें पता होता था कि हमें सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, अपने स्कूल या कॉलेज जाना है, काम पर जाना है। और क्योंकि किसी के पास फ़ोन नहीं होता था तो काम पर कोई वैसे भी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता था, तो काम करके हम वापस अपने घर पे लौटते थे या स्कूल से डायरेक्टली अपने घर पे लौटते थे, या फिर नहीं भी लौटते थे या घूमते थे तो अपने फ्रेंड्स के अराउंड होते थे, जहाँ पे किसी भी फ्रेंड के हाथ में फ़ोन नहीं होता था, सब एक दूसरे से बात कर रहे होते थे। मौसम के हिसाब से हमारी गेम्स चेंज होती थी, बारिश में फुटबॉल खेलते थे, गर्मियों में क्रिकेट खेलते थे और ठंड में बैडमिंटन खेलते थे। तो इस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल होती थी। वहाँ से अगर हम आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल को देखते हैं तो जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, सुबह उठते हैं हम उठते ही रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, पूरे दिन में हड़बड़ी मचा करके रखते हैं कि इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँचना है, हर चीज़ में लेट हो रही होती है हमें। यहाँ तक वॉशरूम भी जाते हैं तो फ़ोन ले करके जाते हैं। फिर अगर रास्ते में हम अपने ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली अपना फ़ोन हम चला ही रहे होते हैं। खुद गाड़ी चला रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पे भी अगर काम पे आप जाते हो और वहाँ पर अगर आपका फ़ोन अलाउ है आपको, तो आप वहाँ भी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर ही लेते हैं। फिर घर आके तो हम फ़ोन स्क्रॉल करते ही हैं, या आपको अलाउ नहीं भी होता है तो लंच ब्रेक या टी ब्रेक के बीच में आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो और उसमें रील्स ही स्क्रॉल मैक्सिमम लोग करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग को करता है। अब हो सकता है कि आप ये बोलो कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा या नहीं चलाऊंगी या मैं चलाता ही नहीं, तो स्टिल जब आप रोड में भी निकलोगे ना तो रोड में होर्डिंग्स इतनी सारी होती है किसी भी एडवर्टीजमेंट को लेकर के, वहाँ से भी आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग होती है। आपके अराउंड इतने सारे लोग होते हैं, उनके कुछ बिलीव्स होते हैं, उनके कुछ एक्शंस या बिहेवियर्स होते हैं, उनके एक्शंस और बिहेवियर्स को भी देख करके हमारा माइंड रिप्रोग्राम हो रहा होता है। जब आप अपने ऑफिस में होते हैं तो आपके अराउंड जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या कुछ भी होता है, जैसे कोई बहुत काम करने वाला इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है जो अपने काम को 100% तरीके से करता है, उसे कुछ नहीं मिलता उसके काम में, लेकिन बॉस की जो चापलूसी करता है उसे प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिलते रहते हैं। आपके अराउंड ही ये चीज़ें हो रही होती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, 3D रियलिटी, कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है। अब इतनी सारी चीज़ें जब हम अपने अराउंड देखते हैं, फिर चाहे वो अपने अराउंड हम देख रहे हैं, फिर उसी चीज़ों का रियलिटी के बेसिस पे हम बोलोगे, रील्स पे भी हम उस तरह की चीज़ें देखते हैं। यानी रील्स लोग सबसे ज़्यादा स्क्रॉल क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती है आपकी करंट थॉट ऑफ माइंड से या आपकी करंट रियलिटी से, कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है आप चाहो ना चाहो आपके स्क्रीन पे वो आपको नज़र आ रहा होगा। यानी आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, अगले टाइम में आप देखोगे कि आपके फ़ोन में उस चीज़ की ऐड आपको नज़र आ जाएगी। आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, आपको दिख जाएगा कि रील्स में उसी तरीके की रील्स आपको दिख रही है। आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कोई बात आपको करता हुआ आपके वीडियो में नज़र आ जाएगा। अब ये चीज़ तो हम सभी समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता है एल्गोरिदम है, क्योंकि सभी कंपनीज़ के पास आपका डेटा होता है और वो डेटा के बेसिस पे आपको एक अवतार के रूप में देखते हैं कि ये पर्सन है, इसकी लाइफ ऐसी है और इसको ये इसकी लाइफ में चाहिए, तो उस तरीके की चीज़ें वो आपकी लाइफ में शो करता रहता है। तो जब मैंने ये चैनल बनाया था तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैंने कोर्स ख़रीदा था। तो उस कोर्स को जब मैंने ख़रीदा था, जो यूट्यूब को लेकर के वीडियोस बनाने का था, तो उसमें एक सेक्शन ऐसा होता था जहाँ पर हमें अवतार बनाने को कहा गया था, कि जहाँ पर आपको एक अवतार बनाना है या डिफरेंट 3-4 तरह के अवतार बनाने हैं। मान लीजिए एक लड़के का आप बनाते हो, एक लड़की का आप बनाते हो, और उस अवतार में आप उसको एज वाइज भी चेंज कर सकते हो अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, कि मान लीजिए 18 से 25 साल का कोई लड़का है या 18 से 25 साल की कोई लड़की है। अब उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होंगी।
अब मान लीजिए वो 18 से 25 साल का जो लड़का या लड़की है, अब मान लीजिए दोनों में से दोनों ही स्टूडेंट है, लड़का भी स्टूडेंट है, लड़की भी स्टूडेंट है। अब अगर अपने कंटेंट के हिसाब से मान लीजिए कि आप बायोलॉजी के टीचर हो, अब इस तरीके से तो उन्होंने नहीं समझाया था, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आप मान लीजिए एक बायोलॉजी के टीचर हो। अब आपको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो बायोलॉजी आपसे सीखने आए। अब वहाँ पर वो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, वो लड़का और लड़की, वो आपके ऑडियंस हो गए। अब उस जगह पे आपको देखना है कि उन दोनों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है स्टडीज़ को लेकर के, कि उनको कितने टाइम पढ़ना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको सिलेबस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप उसको देखोगे तो आप समझ पाओगे कि उस पर्सन की लाइफ कैसी है। अब इसको और थोड़ा इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, अपने टाइप के एग्जांपल से, कि मान लीजिए मैं 18 से 25 साल की एक लड़की को अवतार के रूप में देख रहा हूँ कि वो 18 से 25 साल की लड़की है, उसकी लाइफ ऐसी है, यानी वो सिंगल है अपनी लाइफ में, यानी किसी पर्सन को वो पसंद करती है लेकिन वो पर्सन उसकी लाइफ में अभी नहीं है। उसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप को लेकर के, उसके घर वालों से उसकी नहीं बन रही है, घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी कराना चाहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 18 से 25 साल की वो सिंगल लड़की की ये चॉइस है या उसकी लाइफ इस तरीके की चल रही है। अब मैक्सिमम हमारे अराउंड अगर देखोगे ना, मैक्सिमम लड़कियों की लाइफ 18 से 25 में वैसी ही होती है कि जहाँ पर वो अपने पार्टनर को चूज़ करना चाह रही होती है लेकिन उनको उनका पार्टनर नहीं मिल रहा होता और घर से प्रेशर होता है शादी कराने का और वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तो उसके रिलेटेड अगर मेरा कंटेंट होता है तो यहाँ पर मुझे क्या रिपीट करना है, मुझे पता चल गया कि मुझे इसी तरीके की ऑडियंस चाहिए जहाँ पे 18 से 25 की लड़की हो, उसकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं अपनी वीडियोस को अगर बनाता हूँ तो क्योंकि ये उस अकेले लड़की की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस तरह की जितनी भी लड़कियां हैं जो उनकी एज में होती है वो मेरी ऑडियंस बन जाएंगी। और जो मोस्टली रिलेशनशिप्स में होता है मुझे उनको रिपीट करना है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, जो कि मैक्सिमम लोगों के होगा ही अगर आप निकालने पे जाओ तो, कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आपका पर्सन आपको इग्नोर करता है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर वाले आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके घर वाले आपकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ अपने मुंह से, तो सामने से जो लड़की सुन रही है जिसकी उम्र 18 से 25 साल की है और वो किसी को पसंद करती है जिसे अपनी लाइफ में लाना चाहती है, तो उसका ध्यान बस उस इंसान को पाने में होगा, ना कि उसका मैच्योरिटी होगी माइंड में ये बात को लेकर के कि इस पर्सन में कितनी सच्चाई है। वो जस्ट सुनेगी, वो जस्ट रिलेट करेगी, वो बोलेगी कि मेरी जो प्रॉब्लम है इस इंसान को पता है, इस इंसान के पास मेरा सॉल्यूशन है। तो वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी मुझे ताकि मैं उसको सॉल्यूशन दे पाऊँ, या फिर वो मेरी वीडियो से हेल्प लेगी। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये तो जस्ट एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हुई कि इस तरीके से किसी पर्सन को मैं शो कर रहा हूँ, वो मेरे तक इस तरीके से पहुँच रही है। और यही तरीका जब मैंने जाना था ना, तो एक बात और जानी थी कि जब आपको अपने यूट्यूब पे ग्रोथ करनी है या सोशल मीडिया पे ग्रोथ करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हो, क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर्स होंगे लेकिन हर कोई अगर डिफरेंट एज का होता है, हर किसी की चॉइस अगर डिफरेंट है, तो हर कोई आपकी हर वीडियो को प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मेरा अवतार रेडी है जहाँ पे 18 से 25 साल की लड़की है, उसी की प्रॉब्लम्स को लेकर के मुझे अगर वीडियोस बनानी है तो मैं हर वीडियोस वैसी बनाऊंगा, उतनी एज ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं वो मेरी सब्सक्राइबर्स बनेंगी। तो अब अगर वो 10,000 भी होती हैं, यानी मेरे सब्सक्राइबर्स अगर 10,000 भी होते हैं, उसमें से 10,000 में से मान लो 6-7 हज़ार लड़कियाँ ऐसी है जिनकी लाइफ की सॉल्यूशन या सिचुएशन सेम तरह की है। अब इस तरह की जो लड़की है वो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देखेगी, यानी 10,000 सब्सक्राइबर्स है, उसमें से 7,000 वैसी लड़कियां हैं जो इसी तरीके का कंटेंट देखेंगी। अब उसमें से 7,000 में से डेली बेसिस पे जो वीडियो देखेंगी वो 2 या 3 हज़ार लोग होंगी। अब 2 या 3 हज़ार लोगों में से जो होती है उसमें से कुछ 100-50 लोग होंगे जो मेरे पास आएंगे पर्सनली, आइदर सेशन के लिए या सब्लिमिनल बनवाने के लिए। तो इस जगह पे क्या है कि अगर मैं हर पर्सन से 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ पर पर्सन से चार्ज करता हूँ 100 लोगों से, तो उस हिसाब से आप देखो 1 लाख रुपीज़ ईजिली होते हैं। तो ये एक तरीका होता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के बेसिस पे देखोगे ना, पूरी दुनिया चलती है। आप मानो या ना मानो, जो आपके अराउंड सारी चीज़ें दिख रही होती है ना, उसमें सारी चीज़ें मैक्सिमम मार्केटिंग ही होती है। अब मार्केटिंग के बेसिस पे अगर किसी चीज़ को डेवलप किया गया है तो आप चाहो ना चाहो आप उस चीज़ में जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपको रिवॉर्ड पता है कि एट द एंड आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है। रिवॉर्ड में अगर जो पर्सन को आप चाह रही हो वो पर्सन अगर आपको मिल जाता है, उसके लिए अगर आपको ये पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ता है तो आप करोगे। आप अपने माइंड में सेकंड थॉट नहीं लाओगे कि ये पर्सन सही है या नहीं है। अब ये चीज़ें अगर आप देखोगे ना, मैं आपको ओपनली इस बारे में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ों को कभी फॉलो ही नहीं किया मेरे चैनल में, ना ही मैंने कभी कोई अवतार बनाया। मेरे लिए वो अवतार अगर देखोगे भी ना, तो वो अवतार कौन है एक्चुअल में, वो मैं हूँ। यानी मेरे पास अगर कोई अवतार है तो वो अवतार मैं खुद हूँ। मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट की, किस तरीके के डिप्रेशन में मैं डूबा हुआ था, किस तरीके की लाइफ में जी रहा था। वहाँ से निकलने के लिए मैंने जो जो किया
वो मेरी एज के बहुत लोग फॉलो करते हैं, या मेरी एज के बहुत लोग उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या मुझसे भी बड़े होंगे उम्र में या मुझसे भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होती ही हैं हेल्थ वेल्थ रिलेशन सक्सेस को लेकर के। लेकिन एज एन ऑडियंस बस लोगों को लग जाता है कि इस इंसान को मेरी सभी प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। जैसे जब मैं कभी वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो बनाते के बाद जब कोई उसे देखता है तो वो कमेंट करते हैं कि मेरे माइंड में यही क्वेश्चन था, आपने इसका आंसर दे दिया, आपको कैसे पता चलता है कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। तो उसका आंसर अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नहीं पता कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। मुझे ये पता है कि मैं अपनी जर्नी में जब बढ़ रहा था तो मुझे क्या चाहिए था, मैं अपनी जर्नी में जब आगे बढ़ रहा था तो मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उसको कैसे सॉल्यूशन में चेंज किया था, मैंने कैसे उसमें से रिजल्ट निकाले थे, कैसे अपने आप को एक बेटर वे में रखा था। तो जब मैं वो बनाता हूँ तो लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, एक्चुअल में रिलेट कर पाते हैं, तो वो मेरे साथ जुड़ते हैं। लेकिन स्टिल इस चीज़ को बताना बनता है, क्योंकि आपका जानना ज़रूरी है, तभी आप डेफिनेटली अपनी चॉइस करके मेरे पास आ सकते हो कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है या नहीं, या इससे कांटेक्ट करना है या नहीं, इससे सेशन या सब्लिमिनल लेना है या नहीं। इसलिए मैं वीडियोस में कभी बात नहीं करता, क्योंकि धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जर्नी में तो इतना मैं समझ पाता हूँ कि हाँ, सबको सब्लिमिनल की ज़रूरत नहीं है, सबको सेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस में ज़रूरत से ज़्यादा है किसी भी इंसान को सिखाने के लिए, क्योंकि ये सारी जो वीडियोस है ये सभी मेरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अब इस वीडियो को भी अगर मैं देखूँ तो ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो ही मैं इतने अच्छे से इसमें बात कर पा रहा हूँ। और ये भी रीज़न है कि आज तक मैंने कभी भी अपनी वीडियो में किसी को भी ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर अपनी वीडियोज़ में भी मैं इस बात को नहीं करता कि मुझसे सब्लिमिनल बनवाओ या मुझसे सेशन लो। या जब क्लासेस लेता था तो उस वक्त भी कभी ये नहीं कहा कि मेरी क्लासेस में आ जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। तो ये चीज़ें कभी भी अगर देखोगे तो मेरे मुंह से आप नहीं सुनोगे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मोस्टली मैं मार्केटिंग के हिसाब से कभी चला ही नहीं। मैं अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से चला, मुझे जो मेरी अलाइनमेंट ने दिया मैंने उसे एक्सेप्ट किया, और मेरी अलाइनमेंट ही मुझे सब कुछ दे देगी, आगे भी मेरी लाइफ में देती रहेगी। तो इसीलिए इस सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपके माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है कि आप कोई चीज़ देखते हो, आपको लगता है कि वहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, आप उस जगह पे जाते हो, आप उस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आपको एक्चुअल में समझ आ जाए कि आपकी एक्चुअल डिज़ायर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना नहीं होती है, आपकी एक्चुअल डिज़ायर हमेशा खुश रहने की होती है। क्योंकि आप किसी चीज़ को अगर चाहते भी हो, दुनिया की कोई भी डिज़ायर हो, कोई इंसान हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, वो आप इसीलिए चाहते हो क्योंकि आप जानते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में अगर आ जाए तो आप खुशी से रहोगे, आप खुश रहोगे अपने जीवन में। तो उसके ना होने पे फिर जो दुख होता है उसको आप झेल नहीं पाते, उस दुख को ख़त्म करने के लिए आप ये सारे एक्शंस लेते हो। जबकि अब्राहम इस जगह पे कहती है कि एक्शन से चीज़ें नहीं बदलती है, आपके वाइब्रेशन से चीज़ें बदलती है। तो इस जगह पे आपको एक्शन वाइज चीज़ों को नहीं करना होता है, वाइब्रेशन वाइज चीज़ों को चेंज करना होता है। यानी आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। और जब आप ये करने लगोगे तो जो डिज़ायर आप अपनी लाइफ में चाहते हो और उसके ना होने का जो दुख है आपको, तो वो दुख पहले ख़त्म होना स्टार्ट होता है आपके अंदर से। यानी उस डिज़ायर के आपकी लाइफ में वो डिज़ायर हो या ना हो, उससे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और जब वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है तो उस इंसान के या उस चीज़ के ना होने का दुख आपके अंदर नहीं रहता। तो दुख आपके अंदर नहीं है, आप नेचुरली खुश हो। यानी आपने ये चीज़ इस तरीके से नहीं बना के रखी कि वो चीज़ या वो इंसान मुझे मिले तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, वो ना मिले तो मैं खुश नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। तो इस तरीके के माइंडसेट से आप निकल जाते हो। जब निकलते हो तो फिर जो आपकी डिज़ायर होती है, फिर चाहे वो पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो, वो आपकी लाइफ में खुद ही चल कर आ जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता उसके पीछे, क्योंकि आप उसकी अलाइनमेंट को पकड़ लेते हो। अलाइनमेंट क्या है? किसी चीज़ को पाने की खुशी अलाइनमेंट है। यानी अगर आप किसी चीज़ को पा रहे हो, आपको पता है उससे आपको खुशी मिलेगी, आप उसको पाए बिना ही खुश रहने लगो, तो आपकी वाइब्रेशन का मैच हो जाएगा उसके डिज़ायर के साथ, यानी अपने डिज़ायर के साथ। लेकिन जब आप ये नहीं करते हो और अपने अराउंड सारी चीज़ों को देखते हो, आप रील्स स्क्रॉल करते हो, तो अपने अराउंड जब आप इस तरीके से देखोगे ना, तो आप हमेशा ये पाओगे कि आपके अराउंड बहुत नेगेटिविटी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे हमेशा नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बिकती है, डर सबसे ज़्यादा बिकता है। अगर आप ये सर्च करते हो आपकी लाइफ में अपने कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे अपने हेयर फॉल कैसे ठीक करने चाहिए, तो आप देखोगे उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको 10 तरह के एडवर्टीजमेंट दिख जाएंगे कि जहाँ पर आपको बोला जाएगा या एडवर्टीजमेंट में आपको बताया जाएगा कि आपका जो हेयर लॉस है वो इसलिए हो रहा है और इस प्रोडक्ट से आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप अपने स्किन को लेकर के कुछ कर रहे हो और उसके लिए आप लिखते हो, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा कि आपकी स्किन खतरे में है, आपकी स्किन को इस चीज़ से खतरा है, आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ये आपको पॉल्यूशन से बचाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपका डर है जो आपको वहाँ तक खींच करके लेकर के जा रहा है। तो इतनी चीज़ें जब आपके अराउंड डेली बेसिस पे हो रही होती है, तो कितना डर आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो, कितनी परेशानी आप क्रिएट कर लेते हो जाने अनजाने में। कुछ तो चीज़ें आप कॉन्शियसली देख रहे हो,
कुछ अनजान ही बाहर ही देख लेते हो, आपकी लाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं, स्टिल उस बात को लेकर के डर जाते हो। जैसे बेसिकली न्यूज़ होते हैं आज की डेट के, कि न्यूज़ देख रहे हो, किसी स्पेसिफिक जेंडर को देख करके डरने लगे, या किसी स्पेसिफिक जेंडर को देख करके नफरत करने लगे, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के नफरत करने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आपके अराउंड जब दिखती है तो आपका माइंड उस चीज़ को सच मान लेता है, और सच मानकर ही वो उस पर रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से आप सबकॉन्शियसली यानी अनजाने में ही अपने सबकॉन्शियस तक सब्लिमिनली इतने सारे मैसेजेस पहुंचा रहे होते हो, और फिर जब रियलिटी में वो चीज़ें दिखती है तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने कब इस तरीके का सोचा, हमने कब इस तरीके से अपनी लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन अगर एट द एंड देखोगे तो क्या है, एक समय में एक काम करना जब आप सीख जाते हो तो वो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। अगर मेरे हिसाब से इस चीज़ को समझा जाए तो ये मुश्किल तो ज़रूर है आज की डेट में करना, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यानी जब मैं इस चीज़ को अगर बताऊं तो ये क्या है एक्चुअल में, कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरा ध्यान वीडियो के अलावा किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी की वीडियो सुन रहा हूँ तो उस वीडियो के अलावा मेरा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं इंस्टा स्क्रॉल ही कर रहा हूँ तो इंस्टा स्क्रॉल करते समय भी जिस स्क्रॉलिंग में मैं बिजी हूँ उसी पे मेरा ध्यान होना चाहिए, कहीं और मैं ध्यान ना दूँ। हालांकि मुझे इंस्टाग्राम उतना पसंद नहीं आता है, उसके पसंद ना आने का मेरा रीज़न बस इतना है कि उसका एल्गोरिदम इस तरीके का है कि वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, कि आप जिस चीज़ को नहीं देखना चाहोगे, नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे, वो चीज़ आपको वो और ज़्यादा शो करता है। तो इसलिए मैं ये बेटर समझता हूँ कि उसको अनइंस्टॉल करके ही रखो। तो जब भी मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने इंस्टाग्राम को तो तभी करता हूँ जब मुझे कोई फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है। अदरवाइज़ मुझे शॉर्ट कंटेंट ही देखना है तो मैं कभी कभार अपना यूट्यूब शॉर्ट्स पे स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो वहाँ पे क्या है अपने हिसाब से मैं चीज़ें देख सकता हूँ। अगर कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, नॉट इंटरेस्टेड करूँगा तो वो चीज़ दोबारा मुझे नहीं दिखेगी, ना उस चैनल की दिखेगी। लेकिन इंस्टाग्राम में इसका अपोजिट हो जाता है। लेकिन स्टिल आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अराउंड ये चीज़ हो रही है जो अनजाने में आपके सबकॉन्शियस तक आपको पहुंचा रही है, इन चीज़ों को आपके डर को बढ़ा रही है, आपकी नेगेटिविटी को बढ़ा रही है, जिससे आप इस तरीके का एक्शन लो जहाँ पे किसी दूसरे पर्सन की सेल बढ़े और आपका नुकसान हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपका नुकसान ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। स्टिल अगर आप कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, आप उसी प्रोडक्ट पे हमेशा स्टिक रहो। चाहे तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख लो, आपको जो सूट करता है, जो आपको जमता है, वो प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया होता है, उसी को आप कंटिन्यू रखो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चेंज करते हो लोगों के कहने पर या एडवर्टीजमेंट देखकर, तो आपके वो स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं, आपके बालों पे रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं मुझसे कि मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ या मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब इस तरीके की भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे भी इन चीज़ों को अगर आप सर्च करना बंद कर दो तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही निपट जाएंगी। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को लेकर के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट के तौर पे मिलेंगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कर रहे हो तो 36,000 तरह की टेक्निक्स आपको मिलेंगी। आप उन सभी टेक्निक्स को करते करते 2 किलो घटाओगे, 4 किलो बढ़ा लोगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा ही होगा, अगर आप वेट लूज़ करने जाते हो तो 2 घटता है तो 4 बढ़ता है, 4 घटता है तो 8 बढ़ता है। तो इस तरीके से जब आपका वेट अपलिफ्ट या डाउन होता है तो वो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न आपकी स्ट्रेस होती है। और किसी के लिए टोटली अपोजिट होता है कि 2 किलो बढ़ता है तो 4 घट जाता है, 4 किलो बढ़ता है तो 8 और घट जाता है। तो ये स्ट्रेस को आपके बढ़ाता रहता है। आप जितनी तरह की टेक्निक्स करते हो, जितने तरह की चीज़ों को यूज़ करते हो, उतना ही आप परेशान होते चले जाते हो, उस लूप में फंसते चले जाते हो। जबकि अगर सिंपल भाषा में देखा जाए कि अपने आप को मान लीजिए, आप तो अपने थोड़े छोटे से बचपन में अपने आप को ले जाओ, 13-14 साल की उम्र में ले जाओ अपने आप को। ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे आप फिट रहे होंगे आज वाली डेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से देखो कि आप उस वक्त क्या खाते थे, किस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल थी। आपको पता चलेगा कि जब आपको भूख लगती थी आप मोस्टली तभी खाते थे। आपका इस तरीके का हैबिट नहीं होता था कि मुझे इस टाइम पे खाना खाना ही है। घर वाले आवाज़ दे दे करके बुलाते थे, आप कहीं खेल रहे होते थे, कुछ कर रहे होते थे, तब आपको बुलाया जाता था, तब आप आते थे बहुत मुश्किल से खाना खाने, और धीरे से खा के यानी कम खा करके ही आधा छोड़ करके निकल जाते थे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है आपके बचपन में, उसका सॉल्यूशन होता है। अब उस जगह पे क्या है कि आपको वापस से अपने बचपन में जाना है, आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि आप कैसे चीज़ों को करते थे। लेकिन अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन वो सारी चीज़ें आपके लिए खुद ही कर देता है। जो आपका नेचुरल हैबिट होता है वहाँ तक वो आपको ले आता है और आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। और मेरे चैनल पे आप देखोगे मेडिटेशन की गाइडेड मेडिटेशन वाली ऑडियो भी है जो मैं क्लासेस में सिखाता था, सेम ऑडियो है। आप सर्च करोगे गगन यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन, आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और देखिए आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।